लर्निंग कर्व थ्योरी का जो टॉपिक है ये हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। लर्निंग कर्व थ्योरी जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लर्निंग कर्व थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई लेबर एक ही काम बार बार करेगा तो वो एक ही काम बार बार करने के नतीजे में लेबर को लर्निंग एक्सपीरियंस हो रहा होगा, और उस लर्निंग के एक्सपीरियंस होने की वजह से क्या होगा, हर अगली दफ़ा जो प्रोडक्शन टाइम है वो हर पिछली दफ़ा से कम होगा। हर अगली दफ़ा का जो प्रोडक्शन टाइम है वो हर पिछली दफ़ा से कम होगा। तो हम लर्निंग कर्व थ्योरी जो है ये डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला टॉपिक जो है ये बेसिकली लेबर आवर्स के ऊपर है। हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि लेबर आवर्स जो है उसको फाइंड करने के तरीके हैं। मिसाल के तौर पे हम नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय लेबर आवर्स पर यूनिट, अगर हम ये फार्मूले अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल हमारे पास लेबर आवर्स आ जाएंगे। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ तब तक एप्लीकेबल होगा जब तक लेबर आवर्स पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट इफ के जो लेबर आवर्स पर यूनिट है वो कांस्टेंट नहीं है, कभी कुछ लग रहे हैं, कभी कुछ लग रहे हैं, कभी कुछ लग रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस सिंपल फार्मूले से लेबर आवर्स नहीं फाइंड कर सकते। फिर हम लर्निंग कर्व थ्योरी अप्लाई करेंगे। लर्निंग कर्व थ्योरी के अंदर जो लेबर आवर्स कैलकुलेट करने का जो तरीका है, लेबर आवर्स कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो दो तरीके हैं बेसिकली। इसमें एक तरीका जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास है टेबुलर अप्रोच, हम टेबल से भी जो है लेबर आवर्स फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है फार्मूला अप्रोच, फार्मूले के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, जो टोटल लेबर आवर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। टेबुलर अप्रोच जो है ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसका जो फॉर्मेट था, जो टेबल था बेसिकली, वो कुछ इस तरह से था, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स। उसके बाद इसमें जो दूसरा कॉलम था वो था क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। उसके बाद जो अगला कॉलम था वो था टोटल टाइम या टोटल आवर्स। फिर उसके बाद अगला हमारे पास था इंक्रीमेंटल टाइम। इंक्रीमेंटल का मतलब है एडिशनल टाइम। इंक्रीमेंटल, हम इंक्रीमेंटल टाइम का भी एवरेज फाइंड कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल एवरेज टाइम पर यूनिट भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास टेबुलर अप्रोच था लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या था, टेबुलर अप्रोच। फिर मैंने ये भी कहा था कि जो टेबुलर अप्रोच है ये स्पेसिफिक अप्रोच है। स्पेसिफिक का मतलब ये हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पे टेबुलर अप्रोच कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जहां पर हर अगली दफा इतने यूनिट्स बने जो हर पिछली दफा के यूनिट्स को डबल करे। तो मिसाल के तौर पे जो टेबुलर अप्रोच है उसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स का कॉलम है इसमें हमेशा ये फिगर्स ऐसी ही आनी है, 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। जरब दो करके जो फिगर आएगी वो यहाँ पर आएगी। इसका मतलब ये है कि हम 2 यूनिट्स का टोटल टाइम फाइंड कर सकते हैं टेबल से। टेबल से हम 4 यूनिट्स का टोटल टाइम फाइंड कर सकते हैं, 8 यूनिट्स का, 16 का, 32 का, 64 का, एंड सो ऑन। इस तरह के यूनिट्स का जो टोटल टाइम है वो हम फाइंड कर सकते हैं टेबल से। लेकिन हम टेबल से जो है लेट से 5 यूनिट्स का टोटल टाइम फाइंड नहीं कर सकते। 6 यूनिट्स का, 7 यूनिट्स का, 9 10 11 12 13 14 15, इन यूनिट्स का, 20 का, 25 का, 30 का, 45 का, 47 का, इतने यूनिट्स का टाइम। ये जो यूनिट्स हैं ये जो इस टेबल में कॉलम, जो यूनिट्स वाला कॉलम है इसमें नजर नहीं आ रहे, उन यूनिट्स का टोटल टाइम हम फाइंड नहीं कर सकते टेबुलर अप्रोच से। लेकिन हमारे पास जो फार्मूला अप्रोच है, हमारे पास जो फार्मूला अप्रोच है, इसके मुताबिक फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके मुताबिक फिर हम जो टाइम है वो फाइंड कर सकते हैं चाहे कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स का हो। फार्मूला अप्रोच जो है ये हमारे पास यूनिवर्सल अप्रोच है, इसमें कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स का जो टाइम है वो हम फाइंड कर सकते हैं। जो फार्मूला अप्रोच है इसमें हमारे पास जो फार्मूला है ना वो ये वाला है, y इक्वल्स ए एक्स रेज टू पावर बी। y इक्वल्स ए एक्स रेज टू पावर बी। अब इस फार्मूले के अंदर जो y है, जो a है, जो x है और जो b है, इसमें से हर एक का मतलब क्या है। इस फार्मूले के अंदर जो y है इसका मतलब है क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट।
क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। अब ये जो क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट, ये तो हम पहले भी कहीं देख चुके हैं। कहाँ पर? टेबुलर अप्रोच में देखे, ये रहा हमारे पास। तो ये जो y है ना, y, ये असल में इस कॉलम की वैल्यू बताती है हमें। टेबल के अंदर इस वाले कॉलम की वैल्यू असल में हमें बताती है। ठीक है, मैं जरा इसको दोबारा क्लियर लिखने लगा। जो y है हमारे पास, वो असल में टेबल में दूसरे कॉलम की वैल्यू हमें बताता है। जो लफ्ज है ए, इसका मतलब है टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट। टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट। टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट जो है वो ये है हमारे पास टेबल में। ये हमारे पास ए है बेसिकली, वो जो इधर पे फिगर आती है वो टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट होता है। ठीक हो गया। इसी तरह जो एक्स है हमारे पास, ये क्या है? ये है नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो टेबल में सबसे पहला कॉलम है। सबसे पहला कॉलम जो है वो क्या है? वो एक्स का है, नंबर ऑफ यूनिट्स। और बी जो है, हाँ ये एक नई चीज है। बी जो है क्या चीज है? ये है इंडेक्स वैल्यू ऑफ लर्निंग रेट। ये जो इंडेक्स वैल्यू ऑफ लर्निंग रेट है, ये क्या चीज है? ये हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू लॉग एल आर। एल आर का मतलब है लर्निंग रेट, डिवाइडेड बाय लॉग टू। ये जो b की वैल्यू है ना, ये जो b की वैल्यू, ये x का रेस्ट पावर आता है और ये log के फंक्शन से कैलकुलेट होता है। अब log क्या चीज है? हमारे सिलेबस का काम नहीं, ये मैथ्स है, ये हमारा काम नहीं है। log एल आर दैट इज लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log टू, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो b की वैल्यू होगी। b की जो वैल्यू है वो x के रेस्ट पावर में आएगी और फिर हमारे पास y की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, हम तो टोटल आवर्स फाइंड करने के लिए ये टॉपिक इस्तेमाल कर रहे हैं। मसला ये है कि यहाँ पर टोटल आवर्स तो यहाँ से नहीं फाइंड हो सकते। वाई जो है वो तो क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है। तो फिर टोटल आवर्स, ये तो टाइम पर यूनिट आ रहा है, तो हमें तो टोटल आवर्स चाहिए। तो टोटल आवर्स फाइंड करने के लिए ये जो वाई की वैल्यू आएगी ना, इसको दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स कि ये हम ऐसे करेंगे, y इक्वल्स ए एक्स रेज टू पावर बी। यहां से आ जाएगा क्या चीज? यहां से आ जाएगा क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। एवरेज टाइम पर यूनिट। लेकिन अगर हम टोटल आवर्स फाइंड करना चाहते हैं, टोटल लेबर आवर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? ए एक्स रेज टू पावर बी को फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? एक्स के साथ। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, ये जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है ये तो टाइम पर यूनिट है। लेकिन ये जो टाइम पर यूनिट है, ये टोटल टाइम में कैसे कन्वर्ट होगा? ये टोटल टाइम में कन्वर्ट होगा अगर हम इस रेट को क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? इस चार के साथ, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो अगर हमें ये कहूं कि टाइम पर यूनिट है 10 घंटे और 4 यूनिट्स बनने जा रहे हैं, तो 4 × 10 = 40 हमारे पास टोटल टाइम हो जाएगा। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो टाइम पर यूनिट आएगा उसको दोबारा एक्स से, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर जो बी की वैल्यू है, इसकी एक निशानी ये है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है या गलत है? बी की जो वैल्यू है हमेशा नेगेटिव होगी, ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती, ये मैथ्स है। ठीक है, बी की वैल्यू हमेशा जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक होगा, ये हमेशा डिसिमल में होगी, अशारिया में होगी, छोटी फिगर होगी। ठीक है जी। जरा इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करके देख लेते हैं, उसके बाद इसमें मजीद डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल 3 में करने लगा हूँ। एग्जाम्पल 3 क्या है? अ कंपनी प्रोड्यूसेस सिंगल प्रोडक्ट, द प्रोडक्शन प्रोसेस इज ऑफ रिपीटेटिव नेचर, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट वाज रिकॉर्डेड एज 50 लेबर आवर्स। टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट कितना है? वो 50 घंटे है। एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस लर्निंग कर्व एट अ रेट ऑफ 90%। लर्निंग रेट भी हमारे पास आ गया है। कैलकुलेट, ये फाइंड करना है। टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 2 यूनिट्स, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 2 यूनिट्स, ये मैं करने लगा हूँ, एग्जाम्पल 3 में करने लगा हूँ। एग्जाम्पल 3 मैं जरा ये जो डेटा है ना, इसको मैं जरा इस क्वेश्चन से अलग करूँ। टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट, टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट वो है 50 घंटे। उसके बाद जो लर्निंग रेट है वो है 90%।
ठीक हो गया 90%। हाँ अब क्या पूछा हुआ है, अब रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर करने लगा हूँ। अच्छा जी, आंसर नंबर 1, रिक्वायरमेंट 1 जो है, सॉरी आंसर ए में लिख देता हूँ। मैं इसको आंसर ए लिख देता हूँ। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है में क्या, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस इनिशियल 2 यूनिट्स। इनिशियल 2 यूनिट्स, अच्छा ये वाला काम हम टेबल से भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो उसके लिए मैं टेबल बना दूंगा, या फिर फार्मूले से भी, बल्कि चले फार्मूले से ही सारा कुछ कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास ये है, y इक्वल टू ए है टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट 50 घंटे, इंटू एक्स, इस वक्त में कितने यूनिट्स का टाइम फाइंड करने जा रहा हूँ, 2 यूनिट्स का, रेस्ट पावर बी। बी का फार्मूला क्या है, बी का अपना एक फार्मूला है, लॉग एल आर डिवाइड बाई लॉग टू, लॉग एल आर का मतलब है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट जो 90% है, तो 90% का मतलब है 0.9 डिवाइड बाय लॉग टू। लॉग टू जो है ये तो फॉर्मूले का हिस्सा है, लेकिन ऊपर क्या है, लॉग लर्निंग रेट, लर्निंग रेट अगर 90% है तो शरिया 9 हो जाएगा। ठीक है जी। ये जो कैलकुलेशन है ये जरा मैं करने लगा हूँ, कैलकुलेशन जो है वो इस तरह से हो जाएंगी, ये हो जाएगा log 0.9 डिवाइड बाई log 2, ये आ गया। उसके बाद इसी फ्रैक्शन को 2 के रेस टू पावर में लेना है, तो मैं करने लगा हूँ 2 रेस टू पावर, जो स्क्रीन के ऊपर है, ये आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे, ये आ गया, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। इस होल फ्रैक्शन को दोबारा x से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो दोबारा x से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 आवर्स। क्या चीज आ जाएगी, 90 आवर्स। अब आप 2 यूनिट्स का जो टाइम है वो टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं, अगर आप टेबल से करेंगे एग्जैक्ट 90 आवर्स ही आ जाएंगे, एग्जैक्टली 90 आवर्स ही आ जाएंगे। अच्छा जी, दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा रिक्वायरमेंट है टाइम टेकन बाय सेकंड यूनिट ओनली, सिर्फ दूसरे यूनिट के ऊपर कितना टाइम लगा, बी, सिर्फ दूसरे यूनिट के ऊपर। तो हम इस तरह से फाइंड करेंगे, टाइम ऑफ, टाइम ऑफ इनिशियल 2 यूनिट्स माइनस टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट। टाइम ऑफ इनिशियल 2 यूनिट्स वो हमने फाइंड कर लिया, 90 आवर्स है। ठीक है, एंड टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट कितना था, वो 50 घंटे था। तो अगर पहले एक यूनिट के ऊपर 50 घंटे लगे और पहले 2 यूनिट्स के ऊपर कंबाइंडली 90 घंटे लगे, इसका मतलब है कि जो बकाया 50 से ऊपर जो घंटे वो सिर्फ दूसरे यूनिट पे लगे, 40 घंटे। ये हमारा आंसर आ गया, इंक्रीमेंटल आवर्स ऑफ सेकंड यूनिट ओनली, सेकंड यूनिट ओनली। इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट सी एवरेज टाइम पर यूनिट, इफ 4, ये 6 नहीं है, ठीक है ये 4 है, इफ 4 यूनिट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, अगर कंपनी 4 यूनिट्स बनाए तो एवरेज टाइम पर यूनिट, एवरेज टाइम पर यूनिट का मतलब ये फार्मूला सॉल्व करें, सी रिक्वायरमेंट, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए कितना है 50 घंटे, x इस दफा कितने यूनिट्स है, इस दफा 4 यूनिट्स है, इस दफा 4 यूनिट्स है। ठीक है, तो 50 दैट इज ए, x रेस्ट पावर b, log 0.9 डिवाइड बाई log 2 डिवाइड बाई log 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा log 0.9 डिवाइडेड बाई log 2, ये आ जाएगा। फिर 4 के रेस टू पावर में लेना है इसको, ये भी हो गया, और फिर मल्टीप्लाई बाय 50 करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे ना, तो ये हमारे पास सिर्फ एक यूनिट का एवरेज टाइम आ जाएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव वो जो वाई हमने ऊपर डिस्कस किया, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट 40.5 घंटे हो जाएंगे, 40.5 घंटे जो है ये हो जाएंगे, इसका ये आंसर है। रिक्वायरमेंट डी जो है वो भी रीड कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट डी में कंबाइंड प्रोडक्शन टाइम ऑफ फॉर 7th 8th 9th एंड 10th यूनिट, 7 8 9 10, ये जो 4 यूनिट्स है इनका कंबाइंड टाइम फाइंड करें, ये जो 4 यूनिट्स है इनका कंबाइंड टाइम फाइंड करें।
ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये रियल एग्जाम स्टाइल की रिक्वायरमेंट है। रियल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा गया है कि आप उन यूनिट्स का कंबाइंड टाइम बताएं जो 7वें 8वें 9th और 10वें नंबर पे बन रहे होंगे। तो सिंपल, हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ, पहले तो हम जो 10 यूनिट्स हैं उनका टोटल टाइम फाइंड कर लेंगे, 10 यूनिट्स का टोटल टाइम। उन 10 यूनिट्स में से हम माइनस कर देंगे क्या चीज, टाइम ऑफ फर्स्ट 6 यूनिट्स। तो अगर हम पहले 10 यूनिट्स के टाइम में से पहले 6 यूनिट्स का टाइम माइनस कर दें, पहले 10 यूनिट्स के टाइम में से पहले 6 यूनिट्स का टाइम अगर हम माइनस कर दें, तो ऑटोमेटिकली कौन से यूनिट्स का टाइम बच जाएगा, 7 8 9 10, इन नंबर पे जो यूनिट्स बने उनका टाइम बचेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर हम पहले 10 यूनिट्स के टाइम में से पहले 6 यूनिट्स का टाइम माइनस करते हैं, तो रिमेनिंग कौन से यूनिट्स का टाइम आ जाएगा, रिमेनिंग यूनिट्स का जो टाइम आ जाएगा वो हमारे पास होगा कंबाइंड टाइम ऑफ यूनिट्स फ्रॉम फ्रॉम 7वें से लेकर 10th तक, फ्रॉम 7वें से लेकर 10th तक आ जाएगा हमारे पास। अब ये वाली जो फिगर है इसको मैंने वर्किंग 1 लिख दिया, और इसको मिसाल के तौर पर मैंने वर्किंग 2 लिख दिया। ठीक है जी, मैं इधर पे करने लगा हूँ वर्किंग 1। वर्किंग 1 जो है वो मैं करने लगा हूँ, वर्किंग 1। वर्किंग 1 में हम क्या करेंगे, पहले जो इनिशियल 10 यूनिट्स है ना, जो इनिशियल 10 यूनिट्स है उनका कंबाइंड टाइम फाइंड करेंगे। फॉर्मूला वही है हमारे पास, ए दैट इज 50 इंटू एक्स 10 यूनिट्स रेस्ट पर log 0.9 डिवाइड बाई log 2। अब जरा हम ये कर लेते हैं, 10 यूनिट्स का, नहीं, log 0.9 डिवाइड बाई log 2, ये हो गया। अब इसको 10 के रेस्ट पावर में लेना है, ये जो भी आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 50 के साथ, तो ये हमारे पास एवरेज टाइम पर यूनिट आ जाएगा। लेकिन इसको फर्दर टोटल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा एक्स से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेंगे, 352.34। इसके बाद जो वर्किंग 2 है, पहले 6 यूनिट्स का टाइम, फिर वही तरीका, 50 इंटू, अब इस दफा 6 आ जाएगा, रेस्ट पावर log 0.9 डिवाइड बाई log 2, 0.9 डिवाइड बाई log 2। तो ये मैं करने लगा हूँ, log 0.9 डिवाइडेड बाई log 2, ये आ गया। अब इसको 6 के रेस्ट पावर में लेना है, ये आ गया, और ज़रब 50 करना है, 38, 38 आवर्स। ये जो 38 है ये तो 1 यूनिट का टाइम है, एवरेज टाइम है। इसको दोबारा क्या करेंगे, 6 से ज़रब करेंगे, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा 228.47, 47 और 228.47 आवर्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी। तो जो लर्निंग कर्व थ्योरी है इसका जो फार्मूला अप्रोच है, फार्मूला अप्रोच, ये कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स का टोटल टाइम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो फार्मूला अप्रोच है ये कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स के टोटल टाइम को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी, इसमें एग्जाम्पल 4 है नोट्स में। एग्जाम्पल 4 जो है ये आपका होमवर्क है। अब इस फार्मूले के ऊपर ये आपका होमवर्क है। ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट ईच रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीवियस एग्जांपल। प्रीवियस एग्जांपल का मतलब एग्जांपल 3। इफ फर्स्ट यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स 70 आवर्स एंड अ लर्निंग रेट ऑफ कितना,
70% इज एक्सपीरियंस्ड। अगर लर्निंग रेट 70% हो और पहले यूनिट के ऊपर टाइम 70 लगे, तो अब ये ऊपर जो 4 रिक्वायरमेंट्स थी ये दोबारा कैलकुलेट करें। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपने खुद से करना है आप लोगों ने। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद ये पॉसिबल है कि आपसे इसमें रिवर्स कैलकुलेशन के सवाल पूछे जाएं। रिवर्स कैलकुलेशन के सवाल पूछे जाए। रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब ये है कि कंपनी को कैसे पता चला कि यार ये जो लर्निंग रेट है वो 80 है, वो 90 है, वो कितना है। तो आपसे लर्निंग रेट के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। आपसे लर्निंग रेट के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। लर्निंग रेट के ऊपर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल 5A, the time for the first unit produced was recorded 80 hours and 60 hours for second unit. What was the learning rate? लर्निंग रेट कितना था? अब देखिए, एग्जाम्पल 5A में करने लगा। एग्जाम्पल 5A ये इस तरह से है। टाइम ऑफ, बल्कि इसको मैं टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट वो कितना है? टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट हमारे पास है 80 और सेकंड का 60, 80 घंटे। टाइम ऑफ सेकंड यूनिट ये हमारे पास है 60 घंटे, 60 आवर्स। आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा कि यार लर्निंग रेट मुझे बताएं, लर्निंग रेट मुझे बताएं। अच्छा, ये बड़ा सिंपल है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो टेबल था, तो टेबल के अंदर हमारे पास क्या था? टेबल के अंदर इस तरह से था, यूनिट्स, उसके बाद एवरेज टाइम पर यूनिट। ठीक है, एवरेज टाइम पर यूनिट, उसके बाद टोटल टाइम का कॉलम था, उसके बाद था इंक्रीमेंटल टाइम, और उसके बाद था इंक्रीमेंटल एवरेज। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास यूनिट है एक, यहाँ पर यूनिट है दो। एक के सामने अपना टाइम लेकर जाएगा 80, तो टोटल कितना हो जाएगा? 80 घंटे। उसके बाद जब दूसरा यूनिट बना तो टोटल 60 आवर्स पूरे हो गए। सॉरी, 60 यूनिट्स, 60 आवर्स जो है ये दूसरे यूनिट के ऊपर लगे। तो अगर 60 आवर्स दूसरे यूनिट के ऊपर लगे तो पहले यूनिट के ऊपर 80 घंटे लगे और दूसरे के ऊपर 60। तो दोनों के ऊपर टोटल कितने घंटे लगे? 140 घंटे। 140 घंटे, 140 घंटे हैं। हम यहां से ये फिगर फाइंड कर सकते हैं, जो एवरेज है ना ये हम फाइंड कर सकते हैं। जो एवरेज है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो हमारे पास हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। तो ये 70 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब ये जो 70 है और वो जो 80 है, ये असल में क्या हुआ होगा? ये असल में ना इस तरह से एक चीज हुई होगी। ये कल मैं करवा चुका हूँ, जो लास्ट वाला लेक्चर उसमें करवा चुका हूँ। ये जो 80 है, इससे 70 कैसे बना होगा? क्योंकि हमने 80 को किसी लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई किया होगा। 80 को किसी लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई किया होगा तो आंसर 70 आएगा। तो मैं इक्वेशन बनाने लगा। 70 कैसे आया होगा? जब हमने 80 को मल्टीप्लाई किया होगा किसी लर्निंग रेट के साथ। तो अब हम लर्निंग रेट फाइंड कर सकते हैं। 80 इधर आ जाएगा 70 के डिवीजन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। तो ये 87.5% बन रहा है। तो लर्निंग रेट जो है वो कितना बना है? वो 87.5% बन रहा है। लर्निंग रेट जो है वो 87.5% बन रहा है। इस तरीके से हम लर्निंग रेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये रिवर्स कैलकुलेशन का सवाल था बेसिकली। मैं इसी के ऊपर एक और एग्जांपल करवा देता हूँ। ये जो लर्निंग रेट है इसी के ऊपर मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूँ, मिसाल के तौर पे इस तरह से। एग्जांपल 5B मैं ये करवा देता हूँ। एग्जांपल 5B में करवा देता हूँ। एग्जांपल 5B जो है वो इस तरह से है। द टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट वाज रिकॉर्डेड एज 200 आवर्स, और टोटल टाइम ऑफ 8 यूनिट्स जो थे वो कितने थे? वो 675 घंटे थे। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट, टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट वो हमारे पास है 200 घंटे
उसके बाद है टाइम ऑफ फर्स्ट 8 यूनिट्स। पहले 1 यूनिट का जो टोटल है वो तो 200 घंटे थे, लेकिन पहले 8 यूनिट्स का जो कंबाइंड टाइम था वो कितने हो गए? वो 675 घंटे हो गए। 675 घंटे हो गए। आपसे क्या पूछे? आपसे लर्निंग रेट पूछा हुआ है। अगेन सिंपल है ये, मैं करने लगा हूं इसको। वो जो हमारे पास टेबल था वो इस तरह से था, वो जो हमारे पास टेबल था वो इस तरह से था। नंबर ऑफ यूनिट्स का कॉलम, उसके बाद एवरेज टाइम पर यूनिट का कॉलम, उसके बाद टोटल टाइम का कॉलम। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर होगा 1, 2, 4 और 8। 1 यूनिट का जो पहले यूनिट का टाइम है वो है 200 घंटे, तो यहाँ पर टोटल तो 200 ही घंटे आए होंगे। उसके बाद 8 यूनिट्स का जो टोटल टाइम है वो हमें बता दिए 675 घंटे। 675 घंटे। अब ये जो 675 है ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? ये ऐसे कैलकुलेट होगा, 675 इज इक्वल टू 8 × हमें नहीं पता कि ये जो x है यहाँ पर एवरेज टाइम पर यूनिट कितना है, लेकिन जितना भी होगा जब वो 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 675 घंटे आने चाहिए। अब ये जो x है ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? ये ऐसे कैलकुलेट हुआ होगा, हमने 200 को एक दफा लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई किया होगा तो कोई फिगर आई होगी, उस फिगर को दूसरी दफा लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई किया होगा तो कोई फिगर आई होगी, और उसको फिर तीसरी दफा लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई किया होगा तो फिर हमारे पास x आया होगा। तो x जो है वो कैसे आया होगा? वो ऐसे आया होगा, 200 ज़रब एक दफा लर्निंग रेट, ज़रब दूसरी दफा लर्निंग रेट, ज़रब तीसरी दफा लर्निंग रेट। तो ये तो लर्निंग रेट का रेस टू पावर 3 बन गया। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, 200 इंटू लर्निंग रेट का रेस टू पावर 3। ठीक है जी। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू है ना, ये मैं ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करने लगा हूं। ये जो x की वैल्यू है इसको मैं इस इक्वेशन में x की जगह पुट करने लगा हूं। तो मेरे पास ये जो 675 वाला इक्वेशन है ना, ये ऐसे हो जाएगा, 675 इज इक्वल टू 8 ज़रब 200 ज़रब लर्निंग रेट का रेस टू पावर 3। अब ये बन जाएगा। ठीक है जी, ये पुट कर दें इसमें तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसमें लर्निंग रेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये 200 ज़रब 8, 8 दूनी 1600 हो जाएगा। तो लर्निंग रेट का रेस टू पावर 3 हो जाएगा 675 डिवाइडेड बाय 8 दूनी 1600। ये हमारे पास आ जाएगा। तो मैं करने लगा हूँ, ये इक्वेशन की रीअरेंजमेंट है सिंपल, इसमें और कुछ नहीं है। डिवाइड बाय 1600, ये हमारे पास हो जाएगा 0.421875 वट एवर जो भी है। मैं इधर लिख लेता हूँ, चले 0.421875 ये हो गया। लेकिन हमसे लर्निंग रेट पूछे, लर्निंग रेट का रेस टू पावर 3 नहीं पूछा हमसे। तो लर्निंग रेट का रेस टू पावर 3 जो है, ये जो रेस टू पावर 3 है ना, इसको खत्म करना है। लर्निंग रेट का रेस टू पावर 3 कैसे खत्म होगा? हम दोनों साइड्स का क्या कर लेंगे, 1/3 रेस टू पावर ले लेंगे। तो 0.421875 इसका भी रेस टू पावर 1/3 ले लेंगे। तो ये जो 1/3 है ये इस रेस टू पावर 3 को खत्म करेगा, तो आंसर आ जाएगा लर्निंग रेट। इसका क्या करेंगे, इसका रेस टू पावर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/3, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, 0.421875 रेस टू पावर 1/3। तो आंसर आ जाएगा 0.75 या फिर 75%। 75%, ये हमारे पास क्या आ गया? लर्निंग रेट आ गया। तो हम टोटल टाइम जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं, और हम लर्निंग रेट भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा हो तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करके जो लर्निंग रेट है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। मैं इसमें एक और एग्जांपल करवाने लगा हूं, खुद से बनाने लगा हूं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल इस तरह से है, टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट। पहले यूनिट का जो टाइम था वो हमारे पास था, मिसाल के तौर पे लेट से एज्यूमिंग 200 घंटे। टाइम ऑफ सेकंड यूनिट, दूसरे यूनिट का जो टाइम था
वो हमारे पास है लेट से 180 घंटे। उसके बाद टाइम ऑफ थर्ड यूनिट, तीसरे यूनिट का जो टाइम था वो मिसाल के तौर पे लेट से था 150 घंटे। एंड टाइम ऑफ फोर्थ यूनिट जो है, चौथे यूनिट का अलग टाइम, वो मिसाल के तौर पे हमारे पास था, मिसाल के तौर पे वो हमारे पास था 110 घंटे। वो कितना था, वो 110 घंटे था मिसाल के तौर पे। अब सवाल में क्या पूछा है, अब पूछा है लर्निंग रेट फाइंड करें। अब देखिए अगेन हमारे पास ये जो टेबल है ना, जो टेबल हम पढ़ चुके हैं, पहला कॉलम इसमें यूनिट्स का है, उसके बाद है एवरेज टाइम पर यूनिट, एवरेज टाइम पर यूनिट, उसके बाद हमारे पास है टोटल टाइम, टोटल टाइम, उसके बाद हमारे पास है इंक्रीमेंटल टाइम, इंक्रीमेंटल टाइम, ये हो गया। अच्छा जी अब देखें, यूनिट्स तो हमेशा 1 2 4 और 8, तो यहाँ पर तो टोटल 4 यूनिट्स है, तो उस तक मैं आ जाता हूँ। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो डेटा मुझे गिवन है मैं जरा उसको इस टेबल में पुट करने लगा। पहले यूनिट का टाइम मुझे दिया हुआ है 200 घंटे, पहले यूनिट का जो टाइम है वो मुझे दिया हुआ है, वो कितना है, वो 200 घंटे है। उसके बाद दूसरे यूनिट का टाइम दिया है, लेकिन मसला ये है कि दूसरे यूनिट का जो टाइम है वो इस टेबल में कहां पर पुट किया जाएगा, जो दूसरे यूनिट का टाइम है ना, वो इस टेबल में कहां पर पुट किया जाएगा, वो जरा अब मैं देखने लगा हूं। ठीक है जी, ये जो 180 घंटे हैं ये इंक्रीमेंटल टाइम है, ये दूसरे यूनिट का टाइम है 180। इसका मतलब ये है कि पहले यूनिट के ऊपर 200 घंटे और दूसरे के ऊपर 180, तो पहले दो यूनिट्स के ऊपर टोटल कितना टाइम लगा होगा, वो लगा होगा 200 जमा 180, 380 टोटल घंटे लगे होंगे, 380 टोटल घंटे लगे होंगे। इसके बाद, इसके बाद तीसरे और चौथे यूनिट का जो कंबाइंड टाइम है वो कितना है, वो है 150 और 110, 150 250 260। ये जो 260 है ये यहां पर आता है इस टेबल में, ये इंक्रीमेंटल टाइम है थर्ड एंड फोर्थ यूनिट का, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट का इंक्रीमेंटल टाइम है। तो इसका मतलब ये है कि पहले 4 यूनिट्स का टोटल टाइम कितना हुआ होगा, वो हुआ होगा 380 जमा 260, 380 जमा 260, ये हमारे पास टोटल टाइम हुआ होगा। मैं जरा करने लगा हूँ 640 घंटे, इसका मतलब कि यहाँ पर 640 घंटे आते होंगे। बस हमारे पास डेटा कंप्लीट हो गया। ये जो 640 है ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, ये जो 640 है ये ऐसे कैलकुलेट होगा, हमने 200 को क्या किया होगा, 200 को क्या किया होगा, एक दफा लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई किया होगा, और जो फिगर आई होगी उसको फिर लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई किया होगा, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास कोई फिगर आई होगी, हमारे पास कोई फिगर जो है वो आ रही होगी। ठीक है जी, तो ये जो 640 है ये कैसे आया होगा, ये ऐसे आया होगा 200 जरब लर्निंग रेट, जरब लर्निंग रेट, और जरब 4, क्योंकि ये जो फिगर है ये जो दूसरी दफा ये 4 से मल्टीप्लाई हुई होगी, तो फिर ये 640 की फिगर आई होगी ना। ठीक है जी, तो इस तरह से बन जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 200 जरब 4 ये 800 हो जाएगा, तो 640 इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय लर्निंग रेट का रेस टू पावर 2। हम कर सकते हैं कि लर्निंग रेट का रेस टू पावर 2 इज इक्वल टू 640 डिवाइडेड बाय 800, 640 डिवाइड बाय 800, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8। तो लर्निंग रेट का जो रेस टू पावर है इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 0.8, इसका दोनों साइड के ऊपर 1/2 ले लेंगे, रेस टू पावर 1/2 ले लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा रेस टू पावर 1/2, ये हो जाएगा 0.8 का रेस टू पावर 1/2, ये हमारे 0.8944, तो लर्निंग रेट जो है वो कितना हो जाएगा, 0.8944, या रफली स्पीकिंग 89.4%, ये हो जाएगा हमारे पास। लर्निंग कर्व थ्योरी के जो न्यूमेरिकल है वो इतने तक ही है। न्यूमेरिकल का मतलब है कि इसकी जो कैलकुलेशंस है वो क्या है, वो इसी तरह से है।
आपसे टाइम जो है वो पूछा जाएगा, लर्निंग रेट जो है वो पूछा जा सकता है। इसके अंदर कुछ थ्योरी के पॉइंट्स है, ये जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो लर्निंग कर्व थ्योरी का टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। जो थ्योरी के पॉइंट्स है वो ये है, लर्निंग कर्व थ्योरी जो है ये कहां पर अप्लाई हो सकेगी, जहां पर ये सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करें। ऐसा नहीं कि इसमें से कोई एक या कोई दो, या लेट से कोई पहला या दूसरा या तीसरा, नहीं। ये और के साथ नहीं है, ये एंड के साथ है। ये सारे पॉइंट्स जो है ये एंड के, ये सारे के सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे तो लर्निंग कर्व थ्योरी जो है उस इदारे में अप्लाई होगी। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट। मैनुअल एलिमेंट का मतलब है हाथों से काम करना। अगर किसी इदारे की प्रोडक्शन एसीयू के जहां पर ज्यादातर काम हाथों से हो रहा है, जहां पर ज्यादातर काम हाथों से हो रहा है, तो ही उस इदारे में लेबर को एक्सपीरियंस होगा। अगर किसी इदारे में ज्यादातर काम जो है वो मशीनों से हो रहा है तो लेबर का एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। तो लर्निंग कर्व थ्योरी तो सिर्फ लेबर के एक्सपीरियंस के ऊपर है, किसी और चीज के एक्सपीरियंस के ऊपर तो नहीं है। इसी तरह से द टास्क मस्ट बी रिपीटेटिव। ये जरूरी है, जो जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आज भी बताया कि लर्निंग कर्व जो ये कहती है कि अगर कोई भी सेम लेबर कोई भी सेम टास्क बार बार करेगा, सेम टास्क का होना मस्ट है। एक्सपीरियंस तब होगा जब आप एक ही काम बार बार करोगे। एक ही काम बार बार करोगे तो फिर आखिर में वो वक्त आ जाएगा कि अब हर अगली दफा जो टाइम पर यूनिट है वो पिछली दफा से कम होगा। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्शन मस्ट बी एट एन अर्ली स्टेज सो दैट देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है वो 5 स्टेजेस में बनता है। इन 5 स्टेजेस में लेबर कौन से स्टेज में आता है इस प्रोडक्शन प्रोसेस में? अगर तो लेबर को आप लेट से पहले या दूसरे स्टेज में इन्वॉल्व करते हैं तो 5वें स्टेज स्टेज तक जब बात जाएगी तो लेबर काफी कुछ सीख चुका होगा। लेकिन अगर आपने लेबर की जो इन्वॉल्वमेंट है, अगर आपने लेबर की इन्वॉल्वमेंट ही जो है वो मिसाल के तौर पे चौथे या 5वें स्टेज में की, तो बस प्रोडक्ट तो अभी खत्म हो जाएगा। जब प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर तो लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये जरूरी है कि लेबर जो है वो अर्ली स्टेजेस में आप प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करें। देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी इन द वर्कफोर्स। याद रखे, जिस तरह टास्क सेम होना चाहिए इस तरह लेबर भी सेम होना चाहिए, लेबर को नहीं चेंज करना बार बार। देयर मस्ट नॉट बी एक्सटेंसिव ब्रेक्स इन प्रोडक्शन। अगर एक दफा आपने प्रोडक्शन की और उसके अगली दफा प्रोडक्शन लेट से कोई 7-8 महीने बाद होगी, तो वो जो आपने सीखा था वो तो तब तक आप भूल चुके होंगे। लेकिन यस, अगर रेगुलर बेसिस पे डेली बेस पे प्रोडक्शन हो रही हो तो फिर आपने जो सीखा था, आपने जो सीखा हुआ था वो आपसे नहीं भूलेगा। ठीक है, तो ब्रेक तो होगा लाजमी बीच में, लेकिन एक्सटेंसिव ब्रेक जो है वो नहीं होना चाहिए। एक्सटेंसिव ब्रेक जो है मतलब बहुत ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। ठीक है, एंड फाइनली वर्क फोर्स इज मोटिवेटेड। ये वाला पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि अगर लेबर 10 घंटे काम करेगा तो उसको 10 घंटों की पे मिलेगी। लेकिन अगर लेबर ने लर्निंग कर्व की वजह से 8 घंटे काम किया, क्योंकि प्रोडक्ट 8 घंटे में कंप्लीट हो, अब उसे सिर्फ 8 घंटों की पे मिलेगी, तो लेबर कहेगा यार ये क्या बात है, हम ये तो हमारे साथ उल्टा हो रहा है। मतलब हम इदारे का भला कर रहे हैं और इदारा हमारे पे के ऊपर लगा हुआ है, उसको कम करने के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर तो वर्क फोर्स चाहेगा, अगर तो वर्क फोर्स एग्री करेगा, अगर तो वर्क फोर्स मोटिवेटेड होगा, तो ही लर्निंग कर्व थ्योरी अप्लाई होगी। अदरवाइज लर्निंग कर्व थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पर जो लर्निंग कर्व थ्योरी का टॉपिक है ये न्यूमेरिकली एंड थ्योरेटिकली दोनों के लिहाज से कंप्लीट हो गया है।